गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी और कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के एक इंट्रो को हमने समझ लिया था और हमने ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ की एक पूरा ग्राफ बनाकर कौन कौन से ऑफेंसेस उसके अंदर इंक्लूड होंगे वो सारी चीजें समझ ली थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हर लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और अगर आपका कोई भी डाउट है कहीं से भी किसी भी टॉपिक से, तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो प्लीज आप मुझसे जितना ज्यादा हो सकता है सवाल जरूर पूछिए, कोशिश कीजिए और ध्यान से लेक्चर्स को सुनिए ताकि आपके डाउट्स क्रिएट हो सके। ठीक है। आईपीसी या बोल सकते बीएनएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डाउट्स भरमार होने चाहिए। मतलब इतने डाउट्स होने चाहिए, इतने कमेंट्स आने चाहिए दैट मैं थक जाऊं रिप्लाई करते करते, बट कमेंट्स खत्म ना हो। बट आप अगर जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपके डाउट सोल्व नहीं होंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप मैंने कुछ समझा दिया और आपको बिल्कुल 100/100 समझ में आ गया। नहीं, 100% कभी नहीं होता। 60-70 हो सकता है, मान लो 80 भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ तो रहता ही है जहां पर आपको डाउट क्रिएट होना चाहिए। जब तक आपके सवाल नहीं होंगे, जब तब तक वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ होता है। और अगर हो गया है तो इलस्ट्रेशंस पढ़ो, मुझे कमेंट करो। कोई इलस्ट्रेशन अगर आपको समझनी है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करो, मैं वो इलस्ट्रेशन भी आपको समझाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर आपको कहीं कैसे ना कैसे करके जरूर समझाऊंगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगी आप हर लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने नोट्स भी बना रहे हैं। और अगर किसी भी बच्चे के पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो जल्दी से जाओ मुझे ईमेल करो। नोट्स परचेज करने हैं तो किसी भी अगर यूजी नेट लो सब्जेक्ट के स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने तो मुझे ईमेल करें। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट पर भी मिल जाएगा। और दिवाली ऑफर की वजह से इन नोट्स की फीस को हमने बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है और इन जो नोट्स की फीस है वो भी आपको पिन कमेंट पर ही मिलेगी। तो जल्दी जाओ और फटाफट मुझे ईमेल करो जिन बच्चों को भी नोट्स परचेज करने हैं। ठीक है। और अगर किसी भी बच्चे को यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज की बुक चाहिए और यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज की बुक चाहिए तो वो मुझे तो वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर आपको बुक्स मिल रही है। अदर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए हमारे इस लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां आज का ये टॉपिक है हमारा कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो कल हमने कल्पेबल होमिसाइड का एक छोटा सा इंट्रो समझ लिया था कि ये होमोसाइड दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस साइड। होमो का मतलब ह्यूमन होता है और साइड एक लेटिन सफिक्स है जिसका मतलब हत्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि होमिसाइड दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। फिर हमने बताया था कि अनलॉफुल होमिसाइड में भी 4 टाइप्स है, क्या क्या ऑफेंसेस इसके अंदर आते हैं। जहां हमने बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, या फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सुसाइड इसके अंदर आता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड की। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर की। तो देखो, कल्पेबल होमिसाइड में हमने होमिसाइड वर्ड को तो समझ लिया। अब ये कल्पेबल जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड है कल्पा, जिसका मतलब होता है अपराध, उससे निकला है। और जो कल्प्रिट वर्ड है ना वो भी इस कल्पा वर्ड से ही निकला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये आप लिख लो, कल्पेबल वर्ड comes from Latin word kalpa, means अपराध। क्या मतलब होता है इसका? अपराध। ठीक है। एंड culprit word also comes from
फ्रॉम कल्पा। ठीक है, ये भी आपको याद रहेगा और मैंने यही आपको लिखवा दिया। तो अब हम बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की। हमारा सेक्शन जो 299 ऑफ आईपीसी है, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्शन सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस है, उसको हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो कल्पेबल का मतलब क्या हुआ, आपराधिक। ठीक है, और होमिसाइड का मतलब क्या हो गया, मानव वध यानी हत्या। तो देखो, अगर कल्पेबल होमिसाइड को देखिए तो कल्पेबल होमिसाइड को इंग्लिश में बोला जाता है मैनस्लॉटर। क्या बोला जाता है, मैनस्लॉटर। कल्पेबल होमिसाइड को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। वो है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसके बारे में सेक्शन 100 बात करता है, यानी कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी बात करता है, यानी सेक्शन, या फिर बोल सकते हैं सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस बात करता है। दूसरी कैटेगरी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी वो कल्पेबल होमिसाइड कब कहलाएगा, जिसके बारे में बात करता है सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी की बात करें तो जो जिसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर 3 इलस्ट्रेशन है और 3 ही एक्सप्लेनेशन है इसके। ठीक है, और इंग्रेडिएंट क्या क्या है वहां हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि आपका जो एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो क्लियर हो जाए। ठीक है, और वहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि मेन डिफरेंस क्या होता है, जो आपको याद रखना है, जिससे आपका माइंड क्लियर रहेगा कि क्या चीज कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगी और क्या चीज मर्डर के अंदर आएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सो कल्पेबल मीन्स पनिशेबल, culpable is called as manslaughter in English law. ठीक है, in Indian law Indian law, culpable homicide can be divided into 2 categories. First is culpable homicide amounting to murder. जिसके बारे में आईपीसी का सेक्शन 300 बात करता है और बीएनएस का सेक्शन 101 बात करता है। ठीक है, दूसरी तरफ आता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। जिसके बारे में आईपीसी का सेक्शन 299 बात करता है और बीएनएस का सेक्शन 100 बात करता है। ठीक है, यहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर आप दोनों की डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो दोनों की डेफिनेशन में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो काफी सिमिलर है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग है, सिर्फ कुछ चीजों की वजह से। तो बेसिक सा डिफरेंस अगर आप समझो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या है, ध्यान से सुनना। तो बेसिक सा डिफरेंस बस इतना है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो डिग्री ऑफ इंटेंशन होता है जिस पर्सन का, यानी डिग्री ऑफ इंटेंशन,
और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, वो दोनों ही कम होते हैं एज कंपेयर टू द मर्डर। ठीक है, ये बात जो मैंने बोली है इसका क्या मतलब है ये आपको समझ में आएगा इंग्रेडिएंट से, जो कि मैं अभी आपको कंपेयर करके समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक तरफ कल्पेबल होमिसाइड के इंग्रेडिएंट लिखती हूँ और दूसरी तरफ मर्डर के इंग्रेडिएंट लिखूंगी, वहां से आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यानी सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी या फिर सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस। दूसरी तरफ मर्डर है, ठीक है, जहां आईपीसी का सेक्शन आएगा 300 और बीएनएस का सेक्शन होगा 101। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्या इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमिसाइड का, दैट इज कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन। वही सेम इंग्रेडिएंट मर्डर का भी यही है, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और यहां पर भी सेम है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, तीसरा इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमिसाइड का, दैट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury likely to cause death। दूसरी तरफ हमारा मर्डर का जो थर्ड इंग्रेडिएंट है, दैट इज कॉजिंग bodily इंजरी as offender knows likely to cause death। ठीक है, फोर्थ है नॉलेज, जो हमारा कल्पेबल होमिसाइड है इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नॉलेज ऑफ फैक्ट likely to cause death। और दूसरी तरफ हमारा मर्डर का इंग्रेडिएंट है नॉलेज that act done is sufficiently dangerous to cause death। ठीक है, तो ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट इसके हैं मर्डर के और 4 इंग्रेडिएंट है कल्पेबल होमिसाइड के। अब मैंने आपको एक लाइन बोली दैट कल्पेबल होमिसाइड में जो डिग्री ऑफ इंटेंशन होती है पर्सन की या और दूसरा बोला मैंने डिग्री ऑफ क्या बोला था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, ये दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू मर्डर। अब इसका क्या मतलब है, यहां से देखो पहला अगर आप इंग्रेडिएंट ध्यान से देखोगे तो दोनों में क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन, मतलब
आप करोगे तो उसमें बेसिकली डेथ ही होनी है दोनों में, कल्पेबल होमिसाइड में और मर्डर में भी। तो कोजिंग डेथ ऑफ ह्यूमन यानी एक्ट सीरियस क्या होगा, डेथ होगी उस पर्सन की। दूसरा क्या है, इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, यही सेम इंग्रेडिएंट है किसके अंदर, कल्पेबल होमिसाइड में, और यही मर्डर के अंदर है। यानी फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड में जो पर्सन की इंटेंशन है टू कोज डेथ, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू मर्डर। मतलब उसका मान लो ऐसे सोच सकते हो कि कई बार उसके दिमाग में आया होगा कि ना मारूं या मारूं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी उसकी कई बार मतलब होता है ना, पीछे हट जाता है, पसीज जाता है दिल टाइप्स, ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ। ठीक है, ये आप बेसिक लैंग्वेज में समझ सकते हो। लेकिन मर्डर के अंदर तो उसका है ही इंटेंशन, पक्का इरादा ही है उसका उसको मारने का। ठीक है, तो दूसरा क्या है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कल्पेबल होमिसाइड में जो इंटेंशन है ऑफ कोर्स उसकी कोजिंग डेथ, वो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी डिग्री क्या है, वो कम है। आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, इंग्रेडिएंट अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इंटेंशन ऑफ कोजिंग बोडली इंजरी लाइकली टू कोज डेथ। यहाँ आप देखोगे तो लाइकली वर्ड यूज हुआ है, यानी कि किस उस पर्सन को एक ऐसी बोडली इंजरी देना जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। यानी यहाँ प्रोबेबिलिटी, जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है डेथ की, वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू कल्पेबल मर्डर के कंपैरिजन में। अब मर्डर का तीसरा इंग्रेडिएंट देखोगे ध्यान से तो उसमें लिखा गया है कोजिंग बोडली इंजरी एज ऑफेंडर नोज। यहाँ पे भी लाइकली वर्ड यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑफेंडर जानता है कि मैं जो इस आदमी को इंजरी दे रहा हूँ, बोडली इंजरी दे रहा हूँ, इससे इसकी डेथ हो ही जाएगी। ठीक है, बचने के कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ पर उसको क्या है, जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसकी डेथ की, उस पर्सन की डेथ की, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये आपको। और फोर्थ इंग्रेडिएंट जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाता है वो क्या है, वो ये है, क्या है फोर्थ इंग्रेडिएंट, तो कल्पेबल होमिसाइड में ये है कि नॉलेज ऑफ एक्ट लाइकली टू कोज डेथ। मतलब जो इसने एक्ट किया है, ये बोडली इंजरी दी है, इससे इसको मतलब नॉलेज थी, मतलब कि शायद इससे इसकी क्या है, डेथ हो जाएगी। लाइकली मतलब हो सकता है इससे इसकी डेथ हो जाए। ठीक है, मतलब इसको कंफर्म नहीं है अभी तक कि मतलब जो मैंने इसको चोट पहुंचाई, इसको हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, जो भी है, बॉडीली इंजरी दी, इससे इसकी डेथ हो ही जाएगी, मतलब 100% श्योर नहीं है ये। यहाँ पर इसको सिर्फ नॉलेज ऑफ है कि लाइकली इस एक्ट से कि संभावना है कि इससे इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मर्डर में ये क्या बात कही गई है, मर्डर में कहा गया है नॉलेज दैट एक्ट डन इज सफिशिएंटली डेंजरस टू कोज डेथ। मतलब ऑफेंडर को पता था कि मैं जो इसको बॉडीली इंजरी दे रहा हूं ना, ये इतनी खतरनाक है कि इससे इस बंदे की डेथ हो ही जाएगी। मतलब उसको सफिशिएंट थी वो इंजरी उसकी डेथ कोज करने के लिए, और इस बात की उस ऑफेंडर को नॉलेज है। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक डिफरेंस है, जहां पर कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जो इंटेंशन है पर्सन की, उसकी डिग्री और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ पर्सन, वो दोनों कम होते हैं एज कंपेयर टू मर्डर। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है दोनों के बीच में। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो मानकर चलो कि कल्पेबल होमोसाइड तो इज द फर्स्ट स्टेज, मतलब डेथ हुई है, कल्पेबल होमोसाइड इज द फर्स्ट स्टेज जो कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है। अब वो मर्डर में बदलेगा या नहीं, वो कैसे होगा, जब मर्डर के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो गए, यानी कि सेकंड स्टेज पे हम तब पहुंचेंगे जब मर्डर के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इसलिए एक लाइन भी है दैट जो मर्डर होते हैं, एवरी मर्डर इंक्लूड्स कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड नॉट इंक्लूड्स मर्डर। तो ये लाइन भी है जो इस बात को सेटिस्फाई करती है दैट जो इंटेंशन ऑफ डिग्री ऑफ इंटेंशन या डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ पर्सन है, उसकी वो क्या होती है, कम होती है कल्पेबल होमिसाइड में एज कंपेयर टू मर्डर। ठीक है, तो इसके बाद आप ये लाइन भी लिख लो, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ से आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर क्लियर हो गया और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पॉइंट को समझने में। Every murder includes culpable homicide
but every culpable homicide does not include murder. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये लाइन क्यों कही गई है, लाइन मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 299 के अंदर जो 3 एक्सप्लेनेशंस दी गई है वो क्या कहती है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको जाननी चाहिए। चलिए हम उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। तो अगर आप देखोगे तो हमारा कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी उसके अंदर 3 एक्सप्लेनेशन दी गई है, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्शन 100 ऑफ बीएनएस उसके अंदर भी 3 एक्सप्लेनेशन है, और कोइंसिडेंटली इस सेक्शन के अंदर 3 ही इलस्ट्रेशंस दी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो पहले मैं 3 एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाती हूँ और फिर एक एक करके वो समझाती हूँ। Three explanations of a culpable homicide. जो दी गई है सेक्शन 299 आईपीसी में या फिर सेक्शन 100 बीएनएस में। ठीक है, तो पहली एक्सप्लेनेशन है कोजिंग इंजरी। मैं शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, वैसे लैंग्वेज थोड़ी अजीब है बेरेक्ट की। क्या है? कोजिंग इंजरी टू अ डिसेबल्ड पर्सन and thereby accelerates the death. ठीक है, दूसरा पॉइंट है कोजिंग इंजरी when remedies could be adopted. ठीक है, और थर्ड हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहता है, that the causing of death of child in the mother's womb is not homicide. ठीक है, तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस है। देखो यहां पर आपको नोट ये करना है कि जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है, ठीक है, हम पहले 1 और 2 की बात करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 है, इसका ये पर्पस या ऑब्जेक्ट नहीं है कि अगर इन सर्कमस्टांसिस में आपका केस फॉल करता है, यानी इन एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में से आपका केस आता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि तो अगर मान लो कि अगर ये कल्पेबल, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 यहाँ पर ये बात नहीं करता कि ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर इसका पर्पस कुछ और है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 2 देखो, जो सेक्शन 299 है या 300 आईपीसी का, यहाँ पर डेथ तो होनी ही है, बट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर कोज डेथ। आपने देखा होगा कोजिंग डेथ, ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है। तो मान लो जैसे इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसकी नेचुरल डेथ हुई है, कैसे? बाय हार्ट अटैक उसकी नेचुरल डेथ हुई है। तो क्या इस सर्कमस्टांसेस में किसी को पनिशमेंट मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ क्या हुई है? नेचुरल हुई है। यहाँ पर किसी ने डेथ कोज नहीं की है, उसकी डेथ हुई है नेचुरली। ठीक है, जैसे मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो ए के हाथ में गन है और उन्होंने शूट कर दिया, ए ने किसको शूट कर दिया? बी पर्सन को शूट कर दिया, और बी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो मिस्टर बी ने जिसने मतलब जो मिस्टर
बी की डेथ हुई है वो मिस्टर ए ने की है, यानी उसने डेथ कोज की है। तो यहाँ तो जब तक ये एक पर्सन डेथ कोज नहीं करेगा तब तक उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, ये बात आपको पता होगी। तो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आपको यही आंसर करता है कि क्या उस पर्सन की डेथ कोज हुई है या नहीं हुई है। और अगर डेथ कोज हुई है तब तो वो कल्पेबल होमोसाइड माना जाएगा, नहीं तो वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे हम एक्सप्लेनेशन 1 करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कोजिंग इंजरी टू अ डिसेबल्ड पर्सन एंड देयर बाय एक्सेलरेट्स द डेथ, यानी किसी पर्सन को इंजरी कोज करना, किसी डिसेबल पर्सन को इंजरी कोज करना और फिर उस इंजरी की वजह से उसकी डेथ हुई हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मान लो ए और बी दोनों कंप्लीटली स्ट्रेंजर पर्सन है, ठीक है, दोनों स्टेशन पर मिलते हैं और मान लो बी को ए का धक्का लग जाता है, ठीक है, उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक गुस्से में बी के सर पे बहुत जोर से मुक्का मारता है, ऐसे बहुत ही ज्यादा जोर से मुक्का मारता है और बी को मान लो ब्रेन ट्यूमर था, ठीक है, और जैसे ही उसको मुक्का मारा, पंच मारा, तो उसका पेन एक्सेलरेट हो गया, ठीक है, बी का पेन एक्सेलरेट हो गया जैसे ही ए ने उसको सर पे पंच मारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ए ने कल्पेबल होमिसाइड किया या फिर मर्डर किया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो डेथ हुई है ना बी पर्सन की, वो ब्रेन ट्यूमर से हुई है या फिर मिस्टर ए के पंच मारने से हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या जो बी पर्सन की डेथ हुई है वो ए के पंच मारने से हुई है या फिर ब्रेन ट्यूमर से हुई है। तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन 1 करती है, यानी कि यहाँ पर ब्लेम है यानी कसूर है वो ब्रेन ट्यूमर को नहीं दिया जाएगा। अगर ए उसके सर पे पंच नहीं मारता तो हो सकता है वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से कुछ और दिन जी लेता, ठीक है, तो पंच मारने की वजह से उसका पेन एक्सेलरेट हो गया यानी बढ़ गया, या जिसकी वजह से उसकी डेथ कोज हो गई। ठीक है, तो अगर वो उसको पंच नहीं मारता तो वो क्या होता, कुछ दिन और जी लेता, हो सकता है साल भर और जी लेता। ठीक है, तो ये क्या है, ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। फिर ये आप एक्सप्लेनेशन 1 कहता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि कोजिंग इंजरी व्हेन रेमेडीज कुड बी अडॉप्टेड, कि अगर आपको मान लो रेमेडी मिल जाती तो शायद आप बच जाते। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ए और बी के बीच में लड़ाई हो गई और बी को मान लो चोट लग जाती है बुरी तरह से और बी को हॉस्पिटल लेकर गए। अब मान लो ऐसा हो जाए कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या फिर टाइम से मतलब हॉस्पिटल टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और बी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या जो बी पर्सन की डेथ हुई है वो ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से हुई है या फिर मिस्टर ए ने डेथ कोज की है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो एक्सप्लेनेशन 2 करती है ऑफ सेक्शन 299। यहाँ पर ये फाइट की वजह से उसकी डेथ हुई है, ना कि आप यहाँ पर क्या करोगे, हॉस्पिटल को ब्लेम करने लग जाओगे, डॉक्टर को ब्लेम करने लग जाओगे, या फिर टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे इस बात को ब्लेम करने लग जाओगे, या फिर बोलोगे कि भाई हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा थी इस वजह से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। नहीं, यहाँ पर डेथ हुई है ए पर्सन की वजह से, क्योंकि उसने उसको बॉडीली इंजर किया। तो यहाँ पर ए लाइबल पनिशेबल होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कोजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर वॉम्ब इज नॉट अ होमिसाइड, यानी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन 3 है वो कहता है कि अगर मान लो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और उसके वॉम्ब में यानी गर्भ में एक बच्चा है, प्रेग्नेंट है तो बच्चा तो होगा ही ऑब्वियसली, क्या बोलती हूँ मैं, तो यानी बेसिकली उसके गर्भ के अंदर एक लाइफ है, एक जिंदगी पल रही है, बोल रहे हैं ना, जिंदगी पल रही है एक अंदर, बेसिकली ये बात है। तो और अगर मान लो कोई उसका मिसगैरेज कर रहा है तो उन सर्कमस्टांसिस में वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पर, क्यों हम उसको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर कंसीडर नहीं करेंगे? तो बेसिकली बायोलॉजी तो यही है कि अंदर एक लाइफ है और अगर उसको मार रहे हो आप, मिसकैरेज कर रहे हो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर क्यों नहीं है?
ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन 3 आंसर करता है, क्योंकि हमारे इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोविजन है इसके लिए, वो है मिसकैरेज का प्रोविजन जो सेक्शन 312 के अंदर दिया गया है आईपीसी के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं सेक्शन 88 था मेरे ख्याल से, 88 था आई थिंक, मुझे कंफर्म याद नहीं है, देखना पड़ेगा। सेक्शन 88 था जो मिसकैरेज के बारे में बात करता है, जो मिसकैरेज को एक अलग से ऑफेंस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि वो कब कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। देखो, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी हो रही है उस वुमेन की, उस टाइम पर अगर उस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट वजाइना से बाहर आ जाता है, या फिर मान लो ऑपरेशन कर रहे हैं उस टाइम बाहर आ जाता है, और उस टाइम आप डेथ कोज कर देते हो, डेथ कोज कर देते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उस बच्चे ने सांस ली थी या नहीं ली थी। ठीक है, मतलब उसने बाहर आके सांस ले ली थी, पहली सांस होती है ना, वो ले ली थी या नहीं ली थी। अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट या उंगली ही आ गई है इतनी सी बाहर, इतनी सी भी आ गई है, और आपने उसका क्या है डेथ कोज की है किसी तरीके से, ठीक है, तो हो सकता है वो कल्पेबल होमोसाइड हो। यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्लेनेशन 3 की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखा गया है इट मे अमाउंट टू culpable homicide to cause death of a living child if any part of the child has been brought forth though the child may not have breathed or been completely born। ठीक है, अगर उसका कोई पार्ट बाहर आ गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने सांस ली थी या नहीं ली थी, अगर उसका डिलीवरी के टाइम कोई भी पार्ट बाहर आ गया और उस टाइम उसकी आप डेथ कोज करते हैं उस बच्चे की, तब वो कल्पेबल होमिसाइड माना जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और जो थर्ड एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कि होमिसाइड नहीं होगा, और कब ये मिसकैरेज होगा और कब होमिसाइड होगा, ये बात भी इस एक्सप्लेनेशन के अंदर की गई है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जो सेक्शन 299 है इसकी तीनों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 299 है ये कंप्लीट होता है। इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मर्डर के जो एक्सेप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे हम जो और चीजें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।